गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पल्लव वंश का प्रशासन और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, और एवं पल्लव कला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रही है, और उसके अलावा पल्लव का लोगों का साहित्य कैसा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पल्लव वंश के जितने भी शासक रहे उनके क्या क्या विजय थी और उन्होंने कितने वर्ष शासन किया, किस तरह से किस किस पे विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तार किया, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उनके प्रशासन और उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन किस तरह कैसा था, साथ ही पल्लव कला जो कि काफ़ी फेमस है वो किस तरह से रही है उसके बारे में देखेंगे, और पल्लव साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं पल्लव प्रशासन की। कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, इसलिए इस वंश के शासकों ने धर्म महाराजाधिराज एवं धर्म महाराज जैसी उपाधियां धारण की। इनकी शासन प्रणाली में मौर्यों एवं गुप्तों की शासन प्रणाली की अनेक विशेषताएं विद्यमान थी। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा ही मंत्रियों एवं अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्धों के समय में वह स्वयं युद्ध में सेना का संचालन करता था। शांति के समय जन कल्याण कार्य जैसे मंदिर एवं तालाब बनवाता था एवं दान दक्षिणा वितरित करता था। राजा अपने योग्यतम पुत्र को युवराज नियुक्त करता था, जो उसे शासन के संचालन में सहयोग देता था। राजा को प्रमुख विषयों पर कुछ विशेष मंत्रियों का एक दल सलाह देता था। इस दल को रैशाधिकद कहा जाता था। पल्लवों का संपूर्ण साम्राज्य कई राष्ट्रों यानी कि प्रांतों में विभक्त था, और राष्ट्र कई विषयों यानी कि जिलों में विभक्त थे। विषयों में कई कोटम एवं ग्राम होते थे। इस प्रकार पल्लव शासन व्यवस्था में ग्राम सबसे छोटी इकाई थे। सामान्यतः राष्ट्रों में राजा अपने परिवारजनों या निकट संबंधियों को राष्ट्रीय के रूप में नियुक्त करता था। कभी कभी राष्ट्रीय के पदों पर सामंत भी नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार राष्ट्रों का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रीय कहलाता था, जिसे प्रांतपति के अर्थ में समझा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र में कई विषय होते थे और इन विषयों के उच्चाधिकारियों को विषयपति कहा जाता था, जो वर्तमान में जिलाधिकारी की तरह के अधिकारी थे। कोटम संभवतः नगरों, कस्बों के लिए प्रयोग में लिया गया शब्द है। इसके उच्चाधिकारी को देशाधिकृत कहा जाता था। ग्रामों में बपित्र के निर्देशों के से शासन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते थे। मंडपी नामक अधिकारी राज्य का संग्रह करता था तथा वन विभाग के अध्यक्ष को गोमिक कहा जाता था। तीर्थक नामक पदाधिकारी तीर्थों, तड़ागों, जलाशयों आदि की देखरेख एवं उचित व्यवस्था करता था। ग्रामों में पूर्णतः स्वायत्त शासन प्रणाली प्रचलित थी। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की ग्रामीण विषयों जैसे मंदिरों, तड़ागों, उद्यानों की व्यवस्था एवं देखरेख करती थी। सार्वजनिक कार्यों का संपादन करना ग्राम सभा का प्रमुख कार्य था। यह ग्राम सभा भी न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थी। ग्रामीण विषयों से संबंधित विवादों पर निर्णय देने का अधिकार ग्राम सभा को था। पल्लवों के साथ चालुक्य एवं अन्य जैसे गंग, पांड्य एवं चोल वंशों से संघर्ष होते रहे, अतः इस प्रकार की स्थितियों में इन्होंने सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया। संपूर्ण सेना का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं राजा होता था, लेकिन सैन्य संगठन एवं उसकी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, जो सेनापति कहलाता था। सेनापति के अधीन नेयक नामक एक अन्य सेना का उच्च अधिकारी भी होता था। पल्लव वंशी शासकों ने जल सेना का भी विकास कर लिया था। जल सेना की सहायता से ही पल्लवों ने सिंहल द्वीप में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किए तथा वृत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित किए। अब हम बात करते हैं पल्लवों का सामाजिक जीवन के बारे में। पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की सामान्य विशेषताएं दक्षिण भारत के पल्लवकालीन समाज में भी दिखाई देती है। यहाँ का समाज भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण वर्ण के लोगों का समाज में सम्मानित स्थान था। अध्ययन, अध्यापन एवं यजन याजन इनका प्रमुख कर्तव्य होता था। ये वेद अध्ययन में लगे रहते थे। इस वर्ण के लोग सामान्यतः दान दक्षिणा से प्राप्त धन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनको दान दक्षिणा में राजा एवं उच्च पदाधिकारियों, सामंतों तथा धनी व्यक्तियों से भूमि, रथ, हाथी, घोड़े आदि प्राप्त होते थे। इस काल के समाज में मंदिरों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा था। कांची एवं महाबलीपुरम के आसपास इस काल में विशेष वास्तुशिल्प के अनेक नवीन मंदिरों का निर्माण हुआ था।
इस समय धार्मिक कर्म कांडों में याज्ञिक कर्म सर्वोपरि थे। इस कारण से ब्राह्मण एवं पुरोहितों का सम्मान अपेक्षाकृत अधिक था। गांवों और नगरों में हर वर्ण के व्यक्ति अलग अलग मोहल्लों में रहते थे तथा वहाँ अपने रीति रिवाजों का अनुसरण करते थे। ब्राह्मणों के पश्चात किसानों का वर्ग का स्थान था। इनका मुख्य कर्म कृषि था। इन कृषकों के दो वर्ग थे। प्रथम भूसंपत्ति युक्त कृषक तथा द्वितीय भूमिहीन कृषक। भूसंपत्ति युक्त कृषक धनी किसान थे। ये उत्तरी भारत के सामंत की तरह के जमींदार थे। ये भी युद्धों में भाग लेते थे। महत्वपूर्ण पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी और इनके विवाह आदि भी उच्च घरानों में ही होते थे। दूसरी ओर निर्धन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी और ये धनी किसानों की भूमि पर मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। तीसरा वर्ग समाज में व्यापारियों का था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में व्यापारियों का वर्ग प्रतिष्ठित नहीं माना जाता था। सामान्य रूप से इनकी चर्चा शूद्रों के साथ की जाती थी। शूद्र वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति सामान्य रूप से पूर्व मध्य काल में संपूर्ण देश में एक समान रूप से कुछ सुधरी। कृषि कर्म एवं शिल्प तथा अन्य व्यवसायों से इनका जुड़ना लाभप्रद रहा। समाज में कुछ अन्य वर्ग भी थे। दस्तकारों के रूप में रस्सी की सहायता से चारपाई व चटाई बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। चरवाहे एवं आकाटेकों का भी एक पृथक वर्ग था। चरवाहे दूध दही मक्खन तैयार करते थे तथा सामान्य जन को बेचते थे। ये लोग अपने पास धनुष बाण ढाल आदि शस्त्र रखते थे। समाज में कुछ लोग मलावर जाति के लोगों की तरह लूटपाट भी करते थे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इस काल में महाबलीपुरम एवं कावेरीपट्टम दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर प्रमुख बंदरगाह थी। इस बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में विदेशी जातियां हिंद यवन आदि अरब आदि बस गए थे। स्पष्ट है जीवन में भारी विषमता थी, जिनमें किन्हीं किन्हीं परिवारों का भरण पोषण करना भी कठिन था। सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों एवं शासन से संबंध वर्ग का ही प्रभाव था तथा आर्थिक प्रगति का लाभ सबको सुलभ नहीं था। स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट दिखाई देती है। समकालीन साक्ष्यों में समान रूप से नारी के सुशिक्षित होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति ठीक नहीं रही। विधवाओं की स्थिति तो निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। उनका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं था, इसलिए कई विधवाएं मर जाना उचित समझती थी। संभवतः इसी कारण से समाज में सत्य प्रथा का प्रचलन बढ़ा। कुछ महिलाएं नृत्य गान द्वारा भी अपना जीवन यापन करती थी, यद्यपि यह कार्य समाज में सम्मानित कार्य नहीं था। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। पल्लव काल में सामान्य जनता आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी। इनकी संपन्नता का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार वाणिज्य था। दक्षिण भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। कावेरी का डेल्टा अपनी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध था। इस विषय में वहाँ के लोगों में एक कहावत प्रचलित है, जितनी भूमि में एक हाथी बैठता है उतनी में 7 व्यक्तियों के खाने लायक अन्न का उत्पादन होता है। यहाँ धान रागी और गन्ना बहुतायत से पैदा किया जाता था। इसके अतिरिक्त कटहल काली मिर्च हल्दी आदि का भी उत्पादन होता था। तत्कालीन साहित्य में फसल काटने सुखाने एवं गन्ने से शक्कर तैयार करने आदि का वर्णन प्राप्त होता है। किसानों को वेल्लार तथा इनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। वेलार 2 भागों में विभक्त थे, प्रथम भूसंपन्न किसान तथा द्वितीय भूमिहीन कृषक मजदूर। कृषि के साथ साथ इस काल में उद्योग धंधा का भी बहुत विकास हुआ। वस्त्र उद्योग तो इस काल का मुख्य उद्योग था। सूती एवं रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। इस काल में मंदिरों का समाज के हर पक्ष पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर केवल पूजा अर्चना के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि दक्षिण भारत के लोगों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में इनका बड़ा महत्व था। मंदिरों के निर्माण से अनेक कारीगरों एवं शिल्पियों के साथ साथ कई मजदूरों को जीवन निर्वाह करने के लिए धन प्राप्त हुआ। मंदिरों की दैनिक प्रक्रिया में कई पुरोहितों, संगीतज्ञों, नर्तकियों, फूल बेचने वालों, रसोइयों तथा मजदूरों, श्रमिकों तथा सेवकों को आजीविका अर्जन करने का अवसर मिलता था। त्योहारों के अवसर पर मेले, उत्सव, समारोह का आयोजन होता था। इन मेलों समारोह में अनेक प्रकार के मनोविनोद के साधनों का आयोजन किया जाता था। इन मंदिरों में पाठशालाएं और चिकित्सालय होते थे। स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए भी सबको मंदिर में ही एकत्रित होना पड़ता था। सार्वजनिक जीवन में मंदिरों का अत्यधिक महत्व स्थापित हो गया था। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। इसमें है पहला ब्राह्मण धर्म। पल्लव वंश के अनेक शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। कुछ शैव मतावलंबी भी थे, लेकिन इनके शासनकाल में सामान्य जनता को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। पल्लव काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था और वैदिक धर्म के अनुसार पल्लव नरेशों ने अनेक अश्वमेध, वाजसन्य
एवं अग्निहोष्ट्रम यज्ञ संपन्न किए थे। उत्तरी भारत की तरह दक्षिण भारत में भी हिंदू धर्म में भक्ति की भावना, मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं यज्ञ तथा अन्य कर्मकांडों की स्थापना हुई। स्पष्टतः दक्षिणी भारत में पल्लव वंशी शासकों ने हिंदू धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। पल्लव शासकों ने शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तमिल भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथों का लेखन हुआ। प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तिरुमंगई और प्रसिद्ध शैव आचार्य सुंदर मूर्ति इसी काल में हुए हैं। इन सबके योगदान से दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में ही हुआ। भागवत पुराण में उल्लेख है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में जीर्ण हो गई। दक्षिण में भक्ति आंदोलन पल्लव एवं चोल शासकों के संरक्षण में चला। बौद्ध एवं जैन धर्म। स्पष्टतः पल्लव राजवंश का काल दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म के विकास का काल रहा है, लेकिन ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायी भी स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। पल्लव शासकों ने किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने के काल में प्रसिद्ध चीनी एवं तीर्थयात्री हैंसंग पल्लव शासकों की राजधानी कांची आया था तथा कुछ समय वहां रुका था। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उन्हें राज्य की ओर से सभी सुविधाएं प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे तमिल समाज में शैव एवं वैष्णव धर्मों का प्रचलन बढ़ा। शैव आचार्य नायनार एवं वैष्णव आचार्य आलवन ने बौद्ध एवं जैन विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। इन शास्त्रार्थों में बौद्ध एवं जैन आचार्य पराजित हो गए, जिससे इन धर्मों की जड़ें हिल गई। नायनार एवं आलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति का सूत्रपात किया। उनके प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे जनता शैव एवं वैष्णव मतों की ओर आकृष्ट होने लगी। परिणाम स्वरूप तमिल देश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन। पल्लव शासन काल में नायनारों एवं आलवारों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया। यह आंदोलन 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चला। इस काल में इनसे संबंधित अनेक संत महात्माओं ने अपने प्रवचनों द्वारा सामान्य जनता के हृदय में भक्ति की भावनाएं उत्पन्न कर दी। इनके प्रभाव से ही पल्लव शासकों ने शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिरों एवं तड़ागों का निर्माण करवाया। इसी कारण से दक्षिण भारत में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञादि कर्मकांड का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। शिव भक्ति का प्रचार प्रसार नायनार संतों ने किया। इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिकवाचगर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। ये सभी संत जाति पाति के प्रबल विरोधी थे तथा इन्होंने समाज के सभी लोगों के बीच में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्हीं संतों के प्रभाव से पल्लव शासकों ने भी धर्म के प्रचार प्रसार में महानीय योगदान दिया। महेंद्रवर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर संत अप्पार के प्रभाव से शैव धर्म ग्रहण किया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव भक्त व परम माहेश्वर उपाधि धारण करता था। इन शासकों के द्वारा शैव धर्म ग्रहण करने से सामान्य जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा और जनता भी शैव धर्म की ओर आकर्षित हुई। विष्णु भक्ति। इसी प्रकार वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में आलावर संतों ने काफ़ी योगदान दिया है। आलावर शब्द का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। प्रारंभिक आलावर संतों में पोएगई, पोडिये तथा पे के नाम मिलते हैं। इनके पश्चात तिरुमलाराई एवं तिरुमंगई का योगदान उल्लेखनीय। आलावर संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल का नाम भी मिलता है। इसके भक्ति गीतों में कृष्ण की कथाएं अधिक मिलती हैं। यह कृष्ण भक्ति की दीवानी थी। आलावर संतों की अंतिम कड़ी में नामा लावार तथा उनके शिष्य मधुर कवि का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने भी अनेक भक्ति गीतों की रचना की है। इन गीतों में दार्शनिक चिंतन भरा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग पल्लव कला। भारतवर्ष के प्रायद्वीपीय भाग के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र को, जिसे तमिल प्रदेश कहा जाता है, प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा जाता था। इस द्रविड़ देश में पल्लव वंश के शासकों ने जिस स्थापत्य शैली का विकास किया उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है।
इस प्रदेश में पल्लवों ने 6वीं सदी से 10वीं सदी तक शासन किया है। इनके शासनकाल की वास्तुकला के उदाहरण उनकी राजधानी कांची तथा महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लव कलाकारों ने काष्ठ कला एवं गुहा कला से वास्तुकला को मुक्त किया। इनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में उन्हीं प्रणालियों का सहारा लिया गया जिन्हें काष्ठ एवं कंदरा कलाकार ने अपनाया था। धीरे धीरे इस प्रणाली का लोप होता चला गया। पल्लव कला को हम लोग 4 प्रमुख शैलियों के अंदर बांट के पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला है महेंद्र वर्मन शैली, जिसका कार्यकाल था 610 ईस्वी से 640 ईस्वी। फिर मामल शैली, ये शैली 640 से 674 ईस्वी तक रही है। फिर राजसिंह शैली, ये 674 से 800 ईस्वी तक चलती रही है। और फिर है नंदी वर्मन शैली, जो है 800 ईस्वी से 900 ईस्वी। अब हम यहाँ पे देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली का विकास 610 ईस्वी से 640 ईस्वी के मध्य हुआ। इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं, जिनकी पिछली दीवार में एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं। ये कक्ष कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिर के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार के दोनों और द्वारपालों की अति सुंदर मूर्तियां हैं। स्तंभ सामान्यतः चौकोर है। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडक पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पलवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु ग्रह मंडप, मामंडूर का विष्णु मंडप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरा है मामल शैली। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल में हुआ। महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी, अतः इसके शासनकाल की स्थापत्य विशिष्टता को मामल शैली कहा गया है। इसी ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की, जो कि बाद में जाके महाबलीपुरम कहलाया। इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था। प्रथम मंडप शैली के मंदिर तथा द्वितीय रथ के आकार के मंदिर। मंडप वैसे ही मंदिर हैं जो महेंद्र वर्मन के समय से निर्मित हो रहे थे। उन्हीं का कुछ विकसित रूप मामल शैली में दिखाई देता है। महेंद्र वर्मन शैली के मंडपों में और इस काल में निर्मित मंडपों के में मुख्य रूप से अलंकरण में भिन्नता प्रकट होती है। मामल शैली के मंडप अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत है। इन मंडपों की विशेषता इनके स्तंभ है। ये स्तंभ सिंहों के शीर्षों पर स्थित है तथा स्तंभों का शीर्ष भाग मंगल घट आकार का है। इनमें आदि वराह मंडप, महिष मर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप उल्लेखनीय है। इस शैली में दूसरे प्रकार के मंदिर रथ हैं। ये एकात्मक मंदिर हैं। इन्हें एक विशाल पाषाण चट्टान काटकर बनाया गया है। ये रथ मंदिर काष्ठ के रथों की आकृति से समानता दर्शाते हैं। इनकी वास्तुकला शैली मंडप शैली जैसी ही है। इन रथों का विकास बौद्ध विहार तथा चैत्य गुहों से हुआ है। प्रमुख रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडेर रथ आदि हैं। ये सभी रथ मंदिर शिव मंदिर है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ सबसे भव्य एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका शिखर पिरामिड के आकार का है। यह मंदिर 2 भागों में है। नीचे का भाग एक वर्गाकार खंड है। इससे लगा हुआ संयुक्त बरामदा है। ऊपरी भाग में पिरामिड की आकृति का शिखर है। यह रथ मंदिर आयताकार है तथा शिखर ढोलाकार आकृति का है। मामल शैली के साथ मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए सर्वविख्यात है। इन रथों पर दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की उत्कीर्ण मूर्तियां मिलती हैं। नरसिंह वर्मन मामल के राज्य शासन के अंत के साथ ही इस शैली का भी अंत हो गया। इसके पश्चात भिन्न शैली में मंदिरों का निर्माण किए जाने लगा। अब हम बात करते हैं राजसिंह शैली। पल्लव शासक राजसिंह के शासनकाल में गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट आदि की सहायता से एक भिन्न एवं स्वतंत्र शैली के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसे राजसिंह शैली कहा जाता है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर स्थित तटीय मंदिर या शोर मंदिर और कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर आदि इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर निर्मित शोर मंदिर पल्लव स्थापत्य एवं शिल्प का अद्भुत स्मारक है। यह मंदिर एक विशाल प्रांगण में बनाया गया है। इसका गर्भगृह समुद्र की ओर है तथा मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है तथा चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है।
इनका शिखर सोपान प्रकार का है तथा शीर्ष पर स्तूपिका निर्मित है। इसकी दीवारों पर गणेश, स्कंद, गर्ज, शार्दुल आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में राजसिंह शैली का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्रवर्मन द्वितीय के समय पूर्ण हुआ। द्रविड़ शैली की लगभग सभी विशेषताएं इस मंदिर में देखने को मिलती हैं, जैसे परिवेष्टित प्रांगण, गोपुरम, स्तंभ युक्त मंडप, विमान आदि। मंदिर में शिव क्रीड़ाओं से संबंधित अनेक दृश्यों का मूर्तियों के द्वारा सुंदर प्रदर्शन किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में कुछ समय पश्चात बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर बना। यह विष्णु मंदिर है। इसमें प्रदक्षिणा पथ युक्त गर्भगृह तथा सोपान युक्त मंडप है। मंदिर का विमान वर्गाकार तथा 4 मंजिला है, जो लगभग 60 फुट ऊंचा है। प्रथम मंजिल में विष्णु के अनेक विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां हैं तथा मंदिर की भीतरी दीवारों पर राज्याभिषेक, उत्तराधिकार चयन, अश्वमेध युद्ध एवं नगर जीवन के दृश्य को भी उत्कीर्ण किया गया है। यह मंदिर पल्लव वास्तुकला का पूर्ण विकसित रूप प्रस्तुत करता है। और लास्ट है नंदीवर्मन शैली। इस शैली के मंदिरों में कोई वास्तु का नवीन तत्व तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आकार प्रकार में निरंतर छोटे होते जाते दिखाई देते हैं तथा पूर्व काल में बने हुए मंदिरों की प्रतिकृति मात्र दिखाई देते हैं। इस शैली में नंदीवर्मन एवं उसके उत्तराधिकारियों के काल में बने मंदिर आते हैं। इस शैली के मंदिरों में कांची के मुक्तेश्वर तथा मातंगेश्वर मंदिर तथा गुडीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। इन मंदिरों में जीवंतता का अभाव दिखाई देता है। इस कारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः इनके निर्माता या समाज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कलात्मक प्रवृत्तियां सुखद एवं शांतिकाल की परिचायक होती है। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक इन मंदिरों का निर्माण लगभग बंद हो गया। इस प्रकार पल्लव वास्तुकला का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। पल्लवों ने बौद्ध चैत्यों से विरासत में प्राप्त कला का विकास करके कला की नवीन शैलियों को जन्म दिया, जो चोल एवं पांड्य काल में पूर्ण विकसित हुई। पल्लव कला की विशेषताएं दक्षिण पूर्वी एशिया तक विस्तृत हुई। वहाँ के मंदिरों में पल्लव कला की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य की। पल्लव राजवंश का इतिहास उसके साहित्यिक अभिरुचियों, कला अनुरागिता एवं सहिष्णुता के कारण अपना गौरवशाली स्थान रखता है। पल्लवों को शासनकाल दक्षिण भारत के साहित्य, धर्म तथा कला का भव्य इतिहास है। पल्लव काल में संस्कृत भाषा के विकास एवं उन्नयन के लिए जिन विद्वानों ने प्रयास एवं कार्य किए, वे सदैव प्रेरणा प्रदान करेंगे। पल्लवों की राजधानी कांची संस्कृत शिक्षा का संपूर्ण देश में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। संस्कृत साहित्य में कांची का व्यापक उल्लेख पल्लव शासकों की संस्कृति के प्रति निष्ठा भाव की ही अभिव्यक्ति है। ट्रावनकोर निवासी किरतार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी पल्लव शासक सिंह विष्णु के राज्यसभा में संरक्षण पाते थे। दिंगनाग, मयूरदर्शन, दंडी और भानुदत्त आदि विद्वान अपने ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए कांची आए थे। पल्लव शासक स्वयं भी विद्वान थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने मत विलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन भी उच्च कोटि का विद्या प्रेमी था। उसकी राजसभा में 10 कुमार चरित्रम के रचयिता महाकवि दंडी रहते थे। पल्लव शासकों ने अपने अधिकांश अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाए। इसी तरह पल्लवों के शासनकाल में तमिल भाषा का भी विकास हुआ। शैव एवं वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार तमिल भाषा में किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में पल्लव शासकों के महत्व को विशेष महत्व माना जाता है। इनके शासनकाल में दक्षिण भारत में कला, साहित्य एवं धर्म का विकास हुआ तथा देश के बाहर भी इनकी कीर्ति का विस्तार हुआ।